कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आसानी से वेल्थ बना लेते हैं जबकि बाकी लोग मेहनत के बावजूद स्ट्रगल करते हैं? इस वीडियो में हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की परतें हटाने वाले हैं, माइंडसेट का इंपॉर्टेंस और कैसे आपकी कंपनी आपकी फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करती है। रॉबर्ट कियोसाकी के पावरफुल कैश फ्लो क्वाड्रेंट से लेकर एसेट्स और लायबिलिटीज की सच्चाई को समझने तक हम आपके मनी और सक्सेस के बारे में सारी सोच बदलने वाले हैं। चलिए आपकी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म करने की शुरुआत करते हैं। वो दिन याद है जब मैंने पहली बार रॉबर्ट कियोसाकी की किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम उठाई थी। सच कहूं, मुझे लगा था कि मुझे फाइनेंसेस के बेसिक्स तो आते ही हैं, तो शायद इस किताब में कुछ नया नहीं मिलेगा। लेकिन फिर एक पैराग्राफ पर मेरी नजर रुकी, छोटा सा हिस्सा मगर ऐसा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कियोसाकी ने लिखा कि सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं जबकि सक्सेसफुल एम्प्लॉइज अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करते हैं। मैं वहीं रुक गया, माथा थोड़ा सा झुकाकर इन बातों को समझने की कोशिश करने लगा। क्या गोल ये नहीं है कि ज्यादा कमाओ, बचाओ और कम खर्च करो? और यहाँ कियोसाकी कह रहे थे, नहीं, ये पूरी कहानी नहीं है। खासकर ये आइडिया कि एम्प्लॉइज के लिए इनकम बढ़ाना ही सही रास्ता नहीं है। ये थोड़ा अजीब लगा। इस लॉजिक को समझाने से पहले एक बात साफ कर दूं, अगर आपने कभी कियोसाकी की किताबें पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि वो अपने कोर आइडियाज बार बार रीइंफोर्स करना पसंद करते हैं। वो बड़े कॉन्सेप्ट्स को बार बार बताएंगे और बीच बीच में थोड़ी नई जानकारी जोड़ देंगे ताकि इंटरेस्ट बना रहे। मैंने ये सीखा कि उनकी किताबें आधी फैट हैं और आधी मीट, उनके अपने ही एनालॉजी के अनुसार। वो जरूरी चीजें बार बार एक्सप्लेन करते हैं और इसे लेकर शाय नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट से निकले 9 सबसे इम्पैक्टफुल लेसन्स आपके लिए निकालकर शेयर करूंगा। ये वो आइडियाज हैं जिन्होंने मेरी फाइनेंशियल थिंकिंग को पूरी तरह से बदल दिया और ऑनेस्टली मुझे दुनिया को थोड़ा अलग नजरिए से देखना सिखा दिया। Why don't you get a job? यहाँ से शुरू होती है रॉबर्ट कियोसाकी की जर्नी कैश फ्लो क्वाड्रेंट में। उन्होंने कई सालों तक सिर्फ एक सपना देखा, करोड़पति बनने का, और उन्होंने ये हासिल भी किया। लेकिन उतनी ही तेजी से वो सब कुछ खो भी बैठे। अचानक वो बिल्कुल टूट गए। दोस्त के सोफे पर रह रहे थे, बेसिक एक्सपेंसेस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। जाहिर है आसपास के लोग ये समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने नौकरी क्यों नहीं की ताकि अपनी फाइनेंशियल हालत सुधार सकें। तुम नौकरी क्यों नहीं करते? लोग पूछते थे। एक तरह से यह सही सवाल था। दोनों, वो और उनकी पत्नी, अच्छे पदों के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक नियमित नौकरी का मतलब था कैश फ्लो क्वाड्रेंट के गलत साइड पर फंसना। तो आखिर ये क्वाड्रेंट है क्या? कियोसाकी बताते हैं कि लोग 4 ग्रुप्स में आते हैं इस आधार पर कि वो पैसा कैसे कमाते हैं। एम्प्लॉइज E, सेल्फ एम्प्लॉयड S, बिजनेस ओनर्स B और इन्वेस्टर्स I। अब यहाँ कियोसाकी चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं। क्वाड्रेंट का लेफ्ट साइड, एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन ज्यादा टैक्सेस भी देते हैं और उनके लिए वेल्थ बनाना मुश्किल साबित होता है। वहीं राइट साइड, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स सिग्निफिकेंटली कम टैक्सेस देते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद उठाते हैं। कियोसाकी के लिए एक रेगुलर जॉब का मतलब होता कि वो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड पर फंसे रहते, हमेशा मेहनत करते और हेविली टैक्स्ड होते। वहीं राइट साइड पर बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स टैक्स रूल्स का फायदा उठाते हैं, जिससे वो पहले अपने एसेंशियल्स पर खर्च कर सकते हैं और जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। इसका उल्टा एम्प्लॉइज के लिए होता है, जो अपना इनकम देखने से पहले ही टैक्सेस देते हैं। एक फ्रेज जो कियोसाकी ने यूज किया वो मुझे पहले थोड़ा अजीब लगा। सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं जबकि सक्सेसफुल एम्प्लॉइज अपनी इनकम बढ़ाते हैं। खर्चे बढ़ाना कैसे अच्छा हो सकता है? और क्या सैलरी में बढ़ोतरी हर एम्प्लॉय का सपना नहीं होता? ट्विस्ट ये है कि एक एम्प्लॉय के रूप में जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं। रेस के बाद आपकी इनकम बढ़ सकती है लेकिन आपके टैक्स बर्डन भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है, तो आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास चला जाता है। लेकिन बिजनेस ओनर्स, वो एक अलग रूल बुक से खेलते हैं। उनके लिए इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस का मतलब अक्सर रिड्यूस्ड टैक्सेबल इनकम होता है, जिसका मतलब है कि उन्हें कम टैक्सेस देने पड़ते हैं। और यहाँ मजेदार बात यह है
कि वो बस किसी भी चीज पर खर्च नहीं कर रहे होते। वो उस पैसे को ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जो उन्हें एक्स्ट्रा इनकम लाकर देता है। हर बार जब वो स्ट्रेटेजिकली अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं, वो अपने एसेट कॉलम को बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि वो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो उन्हें पैसे कमा कर देता है, जैसे बिजनेस के लिए इक्विपमेंट, रेंटल प्रॉपर्टीज या स्टॉक्स। तो जो पैसा खर्च होता है वो जल्द ही नए एसेट्स के रूप में वापस आ जाता है और साथ में टैक्सेस भी कम रहते हैं। ये ऐसा है जैसे आपने सोल्जर्स भेजे और वो रीइंफोर्समेंट्स के साथ वापस आए, आपकी आर्मी को और बड़ा बनाते हुए। असल में कियोसाकी एक स्टोरी शेयर करते हैं एक रिपोर्टर के बारे में, जिसने उनसे पूछा कि उन्होंने एक साल में कितना कमाया और कितना टैक्स दिया। जब उन्होंने बताया कि उन्होंने $1 मिलियन कमाए लेकिन 0 टैक्सेस दिए, तो रिपोर्टर को यकीन नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद एक हेडलाइन आई, मिलियनेयर अर्न्स मिलियंस बट पेज 0 इन टैक्सेस। लोगों ने सोचा शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन असल में वो सिर्फ कानून का फायदा उठा रहे थे। असल में क्वाड्रेंट के राइट साइड पर थ्राइव करने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज समझनी होगी। हर क्वाड्रेंट की अपनी अलग सोच और वोकैबुलरी होती है। अगर आप किसी एम्प्लॉई से बात करेंगे तो आप जॉब सिक्योरिटी, बेनिफिट्स, स्टेडी इनकम और पेंशन जैसे शब्द सुनेंगे। इन्वेस्टर्स दूसरी ओर कैश ऑन कैश रिटर्न, कैपिटल गेन्स और अदर पीपल्स मनी के बारे में बात करते हैं। एम्प्लॉई से इन्वेस्टर बनने के लिए आपको उनकी लैंग्वेज और माइंडसेट को अपनाना पड़ेगा। अब एक छोटी सी चेतावनी, बहुत से लोग कियोसाकी की बुक्स पढ़ते हैं, एक्साइट हो जाते हैं और फौरन अपनी जॉब छोड़ने का मन बना लेते हैं, लेकिन एक रियलिटी चेक लेते हैं। सोचिए, अगर मैं आपके पास आऊं और कहूं, क्या आप ओलंपिक एथलीट बनना चाहेंगे? आप शायद तुरंत हाँ कहेंगे, गोल्ड मेडल्स, फेम और 6 पैक की इमेजिनिंग करते हुए। सुनने में तो मजेदार लगता है ना? लेकिन क्या आपको असल में इसकी कीमत पता है? हर दिन 5 से 6 घंटे जिम में, सख्त डाइट, इंजरीज, रिश्तों में स्ट्रेन, पार्टीज मिस करना, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। इसी तरह बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनना भी प्रिपरेशन, सैक्रिफाइस और रेजिलियंस मांगता है। क्वाड्रेंट्स को बदलना इंस्टेंट सक्सेस का रास्ता नहीं है, ये एक जर्नी है। कियोसाकी एनकरेज करते हैं कि आप पहले छोटे छोटे स्टेप्स से सीखना और एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। आप अभी एक एम्प्लॉई हैं, लेकिन धीरे धीरे मेहनत और सही अप्रोच के साथ आप राइट साइड की तरफ बढ़ सकते हैं। ये छोटे डिलिबरेट स्टेप्स लेने के बारे में है, जिससे आप अपने फाइनेंशियल मसल्स बिल्ड कर सकें जब तक कि आप बिग लीग्स के लिए रेडी ना हो जाएं। बाय नाउ यू माइट बी थिंकिंग, एथलीट बनने की कीमत? शायद नहीं। और ऑनेस्टली मैं आपको इसके लिए ब्लेम नहीं करूंगा। ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता और ये वो ग्राइंड है जो बहुत कम लोग लेने को तैयार होते हैं। आपको एकदम क्लियर होना पड़ेगा इस कीमत के बारे में, चाहे आप रनिंग शूज पहनने से पहले हों या बिजनेस के केस में एंटरप्रेन्योरियल वाटर्स में डाइव करने से पहले। बिजनेस ओनर बनने के लिए वही कमिटमेंट और वही डेडिकेशन चाहिए होती है जो एक एथलीट की जर्नी में होती है। आपको खुद से पूछना होगा, क्या ये वर्थ इट है? शायद आप ऐसे इंसान हैं जो सच में अपनी जॉब को पसंद करते हैं। आप खुश हैं, डिसेंट कमाते हैं और बिजनेस की स्ट्रेस, लॉन्ग आवर्स और अनसर्टेनिटी आपको ज्यादा एक्साइट नहीं करती। और अगर ऐसा है तो वो भी ठीक है, ये आपकी चॉइस है। कोई और आपको ये नहीं कह सकता कि आपको बिजनेस ओनर बनना ही चाहिए अगर आप अपने करंट सिचुएशन में खुश हैं। ये आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन। लेकिन अगर आप लीप लेना चाहते हैं तो पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करें और ये समझ लें कि इसकी कीमत क्या है। ऐसा करने से आप ग्राउंडेड रहते हैं और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट कर पाते हैं। बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के आप कुछ हर्डल्स पर फंस सकते हैं, जल्दी बर्नआउट हो सकते हैं और फिर डिसइल्यूजन्ड होकर उस कंफर्ट जोन में वापस लौट सकते हैं जिसे आप जानते हैं। और ये वो चीज है जो लोग अक्सर डिस्कस नहीं करते। आप इस जर्नी में शायद बिना बिजनेस मसल्स के आएंगे। सोचिए, क्या आपने स्कूल में कंपनी चलाना सीखा था? शायद नहीं। हो सकता है कि आपके परिवार ने भी आपको ये स्किल्स पास नहीं की हों, जो शुरुआती चैलेंजेस को और बढ़ा देता है। आप एक रूकी की तरह इस दुनिया में कदम रख रहे हैं, जैसे पहली बार जिम जाने वाला लड़का जो मशीन्स देखकर घबरा जाता है, पूरी तरह आउट ऑफ डेप्थ महसूस करता है। तो नए होने के नाते तुरंत जाकर बेंच प्रेस पर हैवी वेट्स न उठाने लगे।
बड़े प्रो की तरह लिफ्टिंग करने की कोशिश मत करें। इसके बजाय बेसिक्स से शुरू करें। जैसे एक जिम न्यूबी को पुशअप्स और पुलअप्स पर फोकस करना चाहिए, वैसे ही नए एंटरप्रेन्योर्स को भी बेसिक्स समझने चाहिए, जैसे कैश फ्लो मैनेज करना, नेटवर्क बनाना और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को रिफाइन करना। याद रखें, स्लो एंड स्टेडी ही इस रेस में जीत दिलाता है। अपनी बिजनेस मसल्स को धीरे धीरे बिल्ड करके आप न सिर्फ अपने सक्सेस के लिए तैयार हो रहे हैं, बल्कि ये भी श्योर कर रहे हैं कि आप जल्दबाजी में खुद को हर्ट नहीं करेंगे। एम्प्लॉई से एंटरप्रेन्योर बनने का सफर कंडीशनिंग की तरह है। इट टेक्स टाइम, पेशेंस और रेजिलियंस। लेकिन अगर आप इसे सीरियसली और लंबे समय तक करने के लिए तैयार हैं, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको इवेंचुअली एक प्रो बना देंगे। Why do people want job security so badly? अगर आप कुछ पीढ़ियां पीछे जाएं, अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में, तो देखेंगे कि ज्यादातर लोग खुद के बॉस होते थे। हो सकता है कि आपके दादा परदादा की अपनी फार्म हो, जहां वो खुद मेहनत से खेती करते थे, या फिर हो सकता है उनका छोटा सा वर्कशॉप हो, जहां वो टूल्स या फर्नीचर बेचते थे। एसेंशियली वो एंटरप्रेन्योर या सेल्फ एम्प्लॉयड होते थे। उस वक्त अपना खुद का काम करना अनयूजुअल नहीं था, बल्कि वही नॉर्म था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज हम में से इतने लोग जॉब से बंधे हुए हैं, जॉब सिक्योरिटी की प्रॉमिस को टाइटली पकड़े हुए? रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से ये चेंज एक्सीडेंट से नहीं हुआ। सोसाइटी ने धीरे धीरे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम से ज्यादा जॉब सिक्योरिटी की क्रेविंग डाल दी। एजुकेशन सिस्टम, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस और मीडिया ने मिलकर इस माइंडसेट को शेप किया। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि सेफ जॉब्स की तरफ देखो, अच्छे ग्रेड्स को एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट से ऊपर रखो और एक सेफ रास्ता फॉलो करो। ये कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि ज्यादातर लोग खुद का काम करने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। वो ट्रेंड होते हैं लॉयल, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज बनने के लिए, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, बजाय इसके कि वो फाइनेंशियल रिस्क टेकर बने जो शायद इस सिस्टम को चैलेंज कर सकें। अगर आप अपने स्कूल डेज को याद करें, तो क्या कभी फाइनेंशियल लिटरेसी, कैश फ्लो या बिजनेस बिल्डिंग पर कोई क्लास थी? शायद नहीं। इसके बजाय फोकस रहता था अच्छे ग्रेड्स लाने पर, रूल्स फॉलो करने पर। नतीजा, एक ऐसी जनरेशन तैयार हो गई जो अच्छे एम्प्लॉयज तो बन सकती है, लेकिन उनके पास वो स्किल्स या कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को खुद से कंट्रोल कर सकें। इस सिस्टम में यंग लोग डायरेक्ट डेट में फनल हो जाते हैं। उन्हें इनकरेज किया जाता है कि बड़े बड़े लोन्स लें ताकि प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर सकें। ग्रेजुएशन के बाद वो पहले से ही फाइनेंशियली स्ट्रेच्ड होते हैं और आमतौर पर उनकी एजुकेशन ने उन्हें ये नहीं सिखाया होता कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। उन्हें बस स्पेंड और बोरो करना आता है और ये साइकिल कंटिन्यू होती है। पहली सैलरी आते ही वो उन चीजों को खरीदने में लग जाते हैं जिनका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। घर, गाड़ियां, गैजेट्स और दूसरी लग्जरीज। वो डेट के पैटर्न में पड़ जाते हैं, वेल्थ बिल्ड करने का चांस मिले इससे पहले ही। कुछ वक्त बाद कई लोग और भी गहरे डेट में चले जाते हैं, शायद एक बड़ी शादी या फैमिली एक्सपेंसेस के बाद। आखिरकार उन्हें एहसास होता है कि वो एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसे हुए हैं और काश कि उन्हें डिफरेंटली सिखाया गया होता। तब उन्हें समझ आता है कि उन्हें जो ड्रीम बेचा गया था वो रियल लाइफ में उतना फुलफिल नहीं होता। उन्हें एहसास होता है कि अगर उन्होंने अपनी पहली सैलरीज इन्वेस्ट की होती या कोई बिजनेस शुरू किया होता तो शायद उनकी फाइनेंशियल हालत बेहतर होती। कियोसाकी का मानना है कि लोगों के पैसे की प्रॉब्लम्स की मेन वजह ये नहीं है कि उनकी इनकम कम है। असल वजह ये है कि उन्हें कभी कैश फ्लो मैनेजमेंट यानी पैसे को अपने लिए काम पर लगाना नहीं सिखाया गया। स्कूल्स में रीडिंग, मैथ, हिस्ट्री, यहाँ तक कि स्विमिंग और ड्राइविंग तक सिखाई जाती है, लेकिन वो एक स्किल नहीं सिखाई जाती जो सबके काम आ सकती है, फाइनेंशियल लिटरेसी। और लोग फिर अपने आप को मनी प्रॉब्लम्स में पाते हैं, ये सोचते हुए कि अगर बस वो थोड़ा और हार्ड वर्क करें या थोड़ी और इनकम बढ़ा लें तो वो फ्री हो जाएंगे। लेकिन कैश फ्लो को मैनेज करना न जानने के कारण हायर इनकम के बावजूद वो अक्सर उसी फाइनेंशियल रूट में फंसे रहते हैं। बेसिकली जॉब सिक्योरिटी एक क्रच बन गई है। स्टडी पेचेक का प्रॉमिस एक कंफर्ट तो है, लेकिन ये एक केज भी है जो लोगों को उस फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रखती है जो वो शायद हासिल कर सकते थे अगर उन्होंने स्टार्टिंग से मनी मैनेजमेंट और कैश फ्लो के फंडामेंटल्स सीखे होते।
कियोसाकी का मैसेज साफ है। असली सिक्योरिटी कैश फ्लो को समझने और मास्टर करने से आती है, न कि सिर्फ पेचेक से चिपके रहने से। पैसा आंखों से नहीं, दिमाग से देखा जाता है। कियोसाकी एक दिलचस्प बात कहते हैं, पैसा असल में वो चीज नहीं है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बल्कि इसे दिमाग से समझा जाता है। उनका मानना है कि ज्यादातर लोग सामने दिखने वाली चीजों पर इतने फोकस्ड होते हैं कि वे फाइनेंशियल दुनिया में मिलने वाले मौकों को अनदेखा कर देते हैं। वे 95% आंखों और सिर्फ 5% दिमाग से काम करते हैं, यानी वे जो साफ साफ दिखाई देता है उसी पर निर्भर रहते हैं और बड़े फाइनेंशियल पिक्चर को मिस कर देते हैं। मान लीजिए कि सड़कों पर पैसे का ढेर पड़ा हो। ज्यादातर लोग तुरंत उसे उठाने दौड़ेंगे क्योंकि उसे पहचानना आसान है। लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट्स या मार्केट्स समझने की आती है तो कई लोग उसकी वैल्यू नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को इसे समझने के लिए ट्रेन नहीं किया। कियोसाकी के अनुसार इस नजरिए को बदलना जरूरी है। अपने दिमाग को 95% और आंखों को 5% काम करने के लिए ट्रेन करें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है पैसे की भाषा को समझने से, वैसे ही जैसे एक डॉक्टर को मेडिकल टर्म्स समझने होते हैं। मान लीजिए कि एक डॉक्टर आपको कहे, आपकी सिस्टोलिक ये है और डायस्टोलिक वो है। हो सकता है कि आपको थोड़ी जानकारी हो पर गहराई में समझ नहीं हो। इसी तरह अगर आपको स्टॉक के पीई रेशियो के बारे में पता हो तो ये एक शुरुआत है, पर आपको इससे आगे की जानकारी चाहिए ताकि आप समझदारी से फैसले ले सकें। कियोसाकी फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे के टर्म्स और नंबर को समझने पर जोर देते हैं ताकि आप वेल्थ के पीछे के अनदेखे फैक्टर्स को समझ सकें। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए कियोसाकी का कैश फ्लो गेम एक टूल है
जो लोगों को इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का प्रैक्टिस करने में मदद करता है। कुछ लोग इसे प्रोडक्ट बेचने का एक तरीका समझ सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस गेम से फायदा हुआ है। चाहे आप कियोसाकी के तरीके के फैन हों या नहीं, उनके पहले बुक रिच डैड पुअर डैड ने बहुत से लोगों को वेल्थ को नए नजरिए से देखने में मदद की है। पार्ट 5, मेंटर ढूंढिए। कियोसाकी के अनुसार एक मेंटर मिलना जिंदगी बदलने जैसा हो सकता है। एक मेंटर उस इंसान की तरह है जिसने पहले ही वो पहाड़ चढ़ लिया है जिस पर आप चढ़ना चाहते हैं। वो ऊपर खड़े होकर नज़ारे का मजा ले रहे हैं, जबकि आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें। सही मेंटर आपके सालों का ट्रायल और एरर बचा सकते हैं, आपको उन मुश्किलों से बचा सकते हैं जिन्हें उन्होंने पहले ही पार कर लिया है। यहाँ तक कि टॉप ओलंपिक एथलीट्स भी अपने स्किल्स को और बेहतर करने और टॉप पर बने रहने के लिए मेंटर्स पर निर्भर करते हैं। लेकिन किसी वजह से ज्यादातर लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए गाइडेंस लेना नहीं सोचते। कियोसाकी इस पर जोर देते हैं कि मेंटर्स सोच समझ कर चुने। ऐसे लोग ढूंढें जो कुछ वो बोलते हैं वही करते भी हैं, जो असल में उस चीज का अनुभव रखते हैं जिसमें वे आपको सलाह दे रहे हैं। सही मेंटर के साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सफर कहीं ज्यादा साफ और आसान हो सकता है। एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब आप घर के लिए लोन मॉर्टगेज लेते हैं, बैंक आपको कहता है कि आपका घर एक एसेट है, और टेक्निकली वो गलत नहीं है। पर यहाँ एक बात है जो वे आपको नहीं बताते। ये एसेट असल में उनके लिए है, आपके लिए नहीं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बैंक के बैलेंस शीट पर नजर डालिए। वहाँ आपका मॉर्टगेज उनके एसेट्स में दिखाई देगा, क्योंकि ये लोन उनके लिए पैसा लाता है, जबकि आपके लिए ये एक लायबिलिटी, देयता है। आपके जेब से सीधा पैसा उनके पास जा रहा है। कियोसाकी का कहना है कि एसेट शब्द को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के हिसाब से एसेट कुछ ऐसा है जो भविष्य में वैल्यू दे सकता है, तो एक घर, स्टॉक्स या मशीनरी सभी को एसेट माना जा सकता है। लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि हर चीज जो इस डिफिनिशन में फिट होती है वो असल में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए फायदेमंद नहीं है। तो असली एसेट और लायबिलिटी का फर्क कैसे समझें? कियोसाकी का फॉर्मूला सीधा है। अगर कुछ आपके जेब में पैसा डालता है तो वो एसेट है। अगर कुछ आपके जेब से पैसा निकालता है तो वो लायबिलिटी है। इस नजरिए से देखा जाए तो वो घर जिसमें आप रहते हैं और जिसके लिए आप मॉर्टगेज, टैक्स और मेंटेनेंस देते हैं, वो असल में एसेट से ज्यादा लायबिलिटी हो सकता है। चलो इसे टेस्ट करते हैं। मान लो आपने कंपनी XYZ के 100 शेयर खरीदे, हर एक $5 में। क्या ये एसेट है या लायबिलिटी? पहली नजर में ये एसेट लगता है क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है। पर ट्विस्ट ये है कि असल में ये तभी एसेट होगा जब आप इन्हें बेचते हैं। अगर स्टॉक का प्राइस $6 तक जाता है और आप बेचते हैं तो आपको मुनाफा होता है और ये आपके जेब में पैसा डालता है, तो हाँ, ये एसेट है। लेकिन अगर प्राइस $4 तक गिर जाता है तो आप $100 का नुकसान झेलते हैं और ऐसे में ये आपके लिए लायबिलिटी बन जाता है। सार में, हर इन्वेस्टमेंट या खरीदारी आपकी वेल्थ नहीं बढ़ाती, भले ही उसे कागज पर एसेट कहा जाए। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो उन चीजों को इकट्ठा करने पर फोकस करें जो आपके जेब में नियमित रूप से पैसा डालें, ना कि उसे खींचे। विश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ फेथ। कल्पना करें, अगर मैं आपको कहूं कि जो कुछ भी आपने कभी चाहा है, आपकी सपनों की कार, सपनों का घर, वो सारी दौलत जो आप चाहते हैं, वो सब पैक करके आपके लिए तैयार है और पोस्ट ऑफिस में रखा है, तो क्या आप उसे लेने के लिए तैयार नहीं होंगे? बिल्कुल। और यही है विश्वास की शक्ति। जब आप ये मानते हैं कि जो आप चाहते हैं वो पहले से ही आपके लिए पोस्ट ऑफिस में इंतजार कर रहा है, तो आप और मेहनत करते हैं एक लक्ष्य के साथ, क्योंकि आपको पता है कि वो बाहर है। सफल लोग इस तरह की अडिग विश्वास रखते हैं। भले ही वे मुश्किल हालात में हों, बुरे वक्त से गुजर रहे हों, वे भरोसा करते हैं कि उनके लक्ष्य और सपने बस उनका इंतजार कर रहे हैं। इस मायने में विश्वास आपको मानसिक रूप से जो आप चाहते हैं वो पहले से ही आपके पास है का एहसास कराता है। इससे आपको मजबूती मिलती है और आप आगे बढ़ते रहते हैं, भले ही रास्ता कठिन हो। पाठ 8, अपने भविष्य को कैसे देखें। लेसन 8, हाउ टू सी योर फ्यूचर। क्या आप अपने भविष्य की झलक देखना चाहते हैं?
अपने चारों ओर के लोगों पर एक नजर डालिए। जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनका आपके मनोवृत्ति, आदतों और अंततः आपकी सफलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक कहावत है, मुझे अपने दोस्तों से मिलाइए और मैं आपको आपका भविष्य दिखा दूंगा। इससे बेहतर समझ पाने के लिए ये एक्सरसाइज करें। अपने सर्कल को लिखें। उन 5 लोगों की सूची बनाएं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट चेक। कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को उस क्वाड्रेंट में रखें जहां वे वर्तमान में हैं। कर्मचारी, स्वनियोजित, व्यवसाय मालिक या निवेशक। अपने रास्ते का मूल्यांकन करें। देखें कि वे कहां जा रहे हैं और वे वर्तमान में कहां खड़े हैं। क्या वे उस क्वाड्रेंट में हैं या उस दिशा में काम कर रहे हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं? अगर नहीं, तो विचार करें कि आप उन लोगों के साथ जुड़ें जो आपके जैसे ही दिशा में बढ़ रहे हैं। यहाँ का सिद्धांत बहुत सरल है। अगर आप उड़ने के लिए ईगल्स के साथ उड़ना चाहते हैं, तो बतखों के साथ मत उड़ें। अपने जैसे विचार वाले महत्वाकांक्षी लोगों के साथ रहना, जो आपके लक्ष्यों को साझा करते हैं, आपकी सफलता की यात्रा को तेजी से बढ़ा सकता है। तो अपने सर्कल पर एक नजर डालें और सोच समझकर चुनें। भावनात्मक तटस्थता को अपनाना, एम्ब्रेसिंग इमोशनल न्यूट्रलिटी, एक सफल निवेशक या व्यवसाय मालिक बनने की चाबी है कि आप जीत और हार दोनों के प्रति भावनात्मक तटस्थता बनाए रखें। दूसरे शब्दों में, चाहे आप किसी जीत का जश्न मना रहे हों या किसी विफलता का सामना कर रहे हों, आपको ठंडा दिमाग बनाए रखना चाहिए। जीतना और हारना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और ये दोनों सफर के जरूरी हिस्से हैं। कई लोग वित्तीय तौर पर संघर्ष करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी शिक्षा की कमी है या वे मेहनत नहीं करते, बल्कि वे असफलता के डर से पीछे रह जाते हैं। ये डर इतना हतोत्साहित करने वाला हो सकता है कि यह उन्हें कोशिश करने से ही रोक देता है। जैसा कि कियोसाकी कहते हैं, जब डर आपको कार्रवाई से रोकता है, तब आप पहले ही हार चुके हैं। हमारी भावनाएं सार्वभौमिक हैं। हर कोई उत्तेजना, निराशा, डर और खुशी महसूस करता है, लेकिन इन भावनाओं को संभालने का तरीका सफल लोगों को अलग करता है। अगली बार जब आप किसी वित्तीय जीत या विफलता का सामना करें, तो कोशिश करें कि तटस्थ रहें। उस अनुभव से कुछ सीखने दें, बजाय इसके कि भावनाएं आपके निर्णय को धुंधला कर दें। यह रही इस सारांश की समाप्ति। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो मेरे चैनल पर और किताबों के सारांश देखें। देखने के लिए धन्यवाद और आपकी सफलता की यात्रा में भावनात्मक तटस्थता बनाए रखने की शुभकामनाएं।